अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ लीवर और साथ ही साथ यूरिया साइकिल के टॉपिक को हम बाकायदा यहाँ क्या करने जाएंगे, डिस्कस करने जाएंगे। ये हमारे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है जो हम लाइव कंडक्ट करने जा रहे हैं। याद रहे कि लाइव लेक्चर की जो टाइमिंग है रोज़ाना ठीक 8:30 बजे हम बराह रास्त जो है वो ये लेक्चर कंडक्ट किया करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज यूजुअल हम आपको बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी के हवाले से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने इस नंबर पर अपना नाम, अपनी क्लास का नाम और अपने शहर का नाम हमें क्या करना होता है, सेंड करना होता है। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट होता है। इसी तरीके से हमारा फेसबुक ग्रुप है जिस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग जो है, ये हमारे जो है वो फेसबुक ग्रुप का नाम है। आप इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटी के पास पेपर और अपने सीनियर से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। याद रहे आज के इस लेक्चर के एंड में हम करीब करीब कुछ एमसीक्यू रेड स्पॉट के भी बाकायदा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले रेड स्पॉट के एमसीक्यू इसलिए डिस्कस नहीं हो सके थे कि हमारा जो कोर्स था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो आज हम जो है वो एंड में जो है वो रेड स्पॉट के भी बाकायदा एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी है तो बेटा अपने अपने जो है वो शहर का नाम जो है वो आप कमेंट में लिखें और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने एरिया का नाम लिखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे इस लाइव लेक्चर को देखने वाली ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान के किन किन इलाकों से हमें देख रही होती है। तो शाबाश कमेंट में जल्दी लिखें ताकि और बच्चों को भी लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लो। 21 बच्चे इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। तो परी शेख इस वक्त जामशोरों और मान मनेव जो है वो कराची सदर से, और पार्वती ने अस्सलाम वालेकुम कहा है बेटा। वालेकुम सलाम से ओके। हानिया इतने स्पीड से कमेंट आ गया, मैं कैसे पढ़ूं। उमेमा जो है वो कराची से, और ईशा जो है वो कराची नियर इकरा यूनिवर्सिटी। नोमान खान देखो इतनी स्पीड से कमेंट आना शुरू हो गए। ओके अब्दुल्ला अमीन ने लिखा नॉर्थ कोरिया से। देखो लड़के होते हैं ना बस हर चीज में जो है ना, ओके यही शरारतें ही करनी होती इन लोगों को। शिजा इस वक्त दुबई से जो है वो हमें बराह रास्त देख रही हैं। ये हमारी काफ़ी पुरानी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी लाइव सेशन में हमें बाकायदा पार्टिसिपेशन में भी हिस्सा लेती हैं। शिक्षा जो है वो सखर से, और यामीन कुरैशी जो है वो औरंगी टाउन से इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं। 22 बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है और वीडियो को लाइक सिर्फ 9 लोगों ने किया है। जल्दी से लाइक पे क्लिक करो ताकि मैं लेक्चर का बाकायदा आगाज कर दूं। शाबाश जल्दी लाइक पे क्लिक करो जल्दी से ताकि मैं ओके। नुमान खान रीगल चौक सदर से जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं। ओके वेलकम। जल्दी से देखो वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी का सामना कर रहे हो। इससे पहले जितने भी बच्चे होते थे पहले लाइक पे क्लिक करते थे और फिर बाकायदा जो है वो कमेंट किया करते थे। मुस्तफ़ा अमीन इस वक्त खारदर से, और मुस्तफ़ा के 2 सिस्टर भी बाकायदा मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। चले बेटा अब मैं बाकायदा आगाज करता हूँ। तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो थर्मो रेगुलेशन इन हॉट इन्वायरमेंट पर जाकर एक लॉन्ग सवाल जो बोर्ड में आने वाला सवाल है वो हमने मुकम्मल किया था। इसी तरीके से एक शॉर्ट सवाल जो आता है बोर्ड में वो है रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन। ब्रेन का, दिमाग का जो क्या किरदार है थर्मो रेगुलेशन में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। जिसमें हमने कहा ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। The part of brain which is responsible to maintain the body temperature is called hypothalamus. So it is also called thermostat of the body. दिमाग जो है ना हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ब्रेन का जो टॉपिक है डिटेल, पूरे डिटेल में हम ब्रेन को चैप्टर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इसको जो है वो बहुत पार्शली डिस्कस किया गया है। तो दिमाग जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और दिमाग का वो हिस्सा, देखो पूरा दिमाग तो टेम्परेचर मेंटेन करने में काम नहीं आ रहा ना, दिमाग का वो हिस्सा जो मखसूस तौर पर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उस दिमाग के हिस्से को, उस दिमाग के हिस्से का नाम है हाइपोथैलेमस। ब्रेन के उस पार्ट का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। और याद रखिएगा वो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो डिवाइस जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम आते हैं ना, उसे हम फिजिक्स में कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट आर वेल नोन डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर।
थर्मोस्टेट जो होते हैं वो फिजिक्स में वो उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है वो हिस्सा हाइपोथैलेमस है। लिहाजा इस हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है वो फीवर की हम बात करते हैं, बुखार। याद रहे फीवर का दूसरा नाम है हाइपरथर्मिया, या फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। फीवर का दूसरा नाम क्या है? हाइपरथर्मिया, या फीवर को क्या कहते हैं? पायरेक्सिया भी हम कहते हैं। याद रखिएगा मेडिकल की टर्म्स है। तो हमने कहा द टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड फीवर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। देखो सेट पॉइंट ना, अल्लाह ताला ने हाइपोथैलेमस को बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है कि इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर इस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, इस सेट पॉइंट से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया, ऐसे हाइपरथर्मिया और पायरेक्सिया भी कहते हैं। याद रहे फीवर जो है कोई बीमारी नहीं है, पहली बात क्लियर हो जाए। एज अ बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा सा बता रहा हूँ, फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक अलामत है। फीवर इज अ सिम्टम। फीवर क्या है? सिम्टम है, कोई डिजीज नहीं है। जब भी हमारे जिस्म में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो पायरोजिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। पायरोजिन जो है, पायरोजिन नाम का जो केमिकल होता है ये क्या होता है? रिलीज होता है। और ये पायरोजिन जो होता है, गौर से सुनिएगा, पायरोजिन जो है, नहीं इन्फ्लेमेशन पता है क्या? इन्फ्लेमेशन की तो तुमने डेफिनेशन ही अलग कर दी। फीवर में पूरी बॉडी जो होती है, फीवर में पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। इन्फ्लेमेशन जो फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो क्या थी? किसी भी मखसूस जगह का टेम्परेचर हाई हो जाना, उसमें पेन होना, उसमें स्वेलिंग हो जाना और उसका फंक्शन प्रॉपर्ली ना करना, वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। इट इज नॉट इन्फ्लेमेशन। तो फीवर की अगर हम बात करते हैं कि जब भी जिस्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो पायरोजिन नाम का क्या होता है? केमिकल रिलीज होता है। और वो पायरोजिन क्या होता है? हाइपोथैलेमस पे चला जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे चले जाता है और वो अपने सेट पॉइंट को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, हाई कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, ताकि वो जरासीम जो है वो तेजी से, जरासीम जो है वो तेजी से डिवाइड ना हो सके। क्योंकि अगर जरासीम तेजी से डिवाइड होंगे तो हमारे जिस्म को क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पर, जो कि आज का टॉपिक है, और वो है लीवर। आज का जो मेन टॉपिक है वो लीवर है। तो सबसे पहले लीवर, जिसे उर्दू में जिगर भी कहते हैं, या जिसे और उर्दू में शायद कलेजी भी कुछ लोग शायद कहते होंगे। तो लीवर के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है लीवर। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, राइट और लेफ्ट। इट इज प्लेस बिलो द डायफ्राम, मोर ऑन द राइट साइड। हमारे पेट है ना, पेट, पेट के सीधी तरफ जो होता है वो लीवर होता है, और उल्टी तरफ जो होता है वो स्टमक या स्प्लीन होती है। लेफ्ट साइड पर जो है वो स्प्लीन होती है, जिसे तिल्ली कहते हैं, या स्टमक वाला पार्ट है। जबकि राइट साइड पर जो होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। तो जब भी आपके पेट के सीधी तरफ अगर दर्द हो रहा हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि लीवर से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। तो हमने कहा इट इज प्लेस बिलो द डायफ्राम, ये डायफ्राम के नीचे होता है, मोर ऑन द राइट साइड, राइट साइड पर। द सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट विच स्टोर द सिक्रीशन ऑफ लीवर। लीवर जो भी सिक्रीट करता है, लीवर जो भी सिक्रीट करता है, अल्लाह ताला ने लीवर जो भी सिक्रीट करता है उसे कहते हैं बाइल। लीवर की सिक्रीशन को क्या नाम देते हैं? बाइल का नाम देते हैं, या बाइल जूस कहते हैं। और इसकी सिक्रीशन जो होती है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। और वो थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, जिसे आम उर्दू में कहते हैं पित्ता। कभी कभी करे ना मरीज के पित्ते का ऑपरेशन हुआ तो समझ जाना गॉल ब्लैडर। जिगर का है तो लीवर, तिल्ली का है तो स्प्लीन। तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये आम उर्दू में कहलाता है पित्ता। कहते हैं ना पित्ते में पथरी हो गई, पित्ते में पत्थर है, तो ये गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर जो भी सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं बाइल। और ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जाकर क्या होता है? स्टोर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। तो ये आपके पास था इंट्रोडक्शन
तो इंट्रोडक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेपर में अगर शॉर्ट में आता है तो इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग में सवाल बनकर आता है तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन शामिल करते हैं। तो आइए होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लीवर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर वन बाय वन हम पढ़ने जाएंगे। फॉलोइंग आर द होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर, जिसमें सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज। लीवर जो होता है वो ग्लूकोज की मेंटेनेंस में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और वो क्या अदा करता है भाई, जब भी हम मीठी चीज खाते हैं ना, जब भी हम मीठी चीज खाते हैं, मिठाई हो, चॉकलेट हो, ये खाने के बाद ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में क्या होता है, काफी हाई होता है। और ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में जो है वो काफी हाई होता है, तो क्या होता है, व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड, लीवर कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, सो द लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन ब्लड। जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाई होता है, लीवर जो होता है वो पेंक्रियास से रिलीज होने वाले एक हार्मोन, इंसुलिन जिसे कहते हैं, लीवर जो है पेंक्रियास से रिलीज होने वाले एक हार्मोन जो है जिसका नाम है इंसुलिन, उसकी मदद से उस ग्लूकोज को, उसकी मदद से उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन नाम के केमिकल में रिलीज कर देता है, कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड, ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। सो द लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन ब्लड, ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो खून में क्या हो जाए, ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो खून के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी तरीके से अगर इसका उलट कहा जाए, इसका इसी तरीके से अगर हम इसके उलट अगर कहते हैं, व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन द ब्लड, जब ग्लूकोज का लेवल जो है वो खून में कम हो जाता है, लीवर कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सो लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड। लीवर क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लिहाजा ग्लाइकोजन को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में क्या हो जाए, बढ़ जाए अगर कमी होती है ना। और इसमें भी पेंक्रियास से रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है, इसमें भी पेंक्रियास से रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। जब ग्लूकोज का लेवल हाई था, कम करने के लिए इंसुलिन, जब ग्लूकोज का लेवल कम था, उसको हाई करने के लिए, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है उसका नाम क्या है, ग्लूकागोन। तो वो ग्लूकागोन नाम का जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, और वो ग्लूकागोन जो होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़ कर किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और फिर हमने कहा व्हेन ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड, जब ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, जब ग्लाइकोजन जो है वो खत्म हो जाता है, भाई इतना ग्लूकोज कम था कि ग्लाइकोजन टूटता गया टूटता गया टूटता गया, और अब ग्लाइकोजन क्या हो गया, ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो गया, खत्म हो गया। लीवर कन्वर्ट सर्टेन अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, लीवर कुछ अमाइनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की क्या रखता है, लीवर जो है वो कुछ अमाइनो एसिड को भी जो है वो स्टोर करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। तो वो क्या कर देता है कि कुछ अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये पहला फंक्शन था ग्लूकोज का। दूसरा, स्टोरेज ऑफ वाइटामिन। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज ऑफ वाइटामिन। जो वाइटामिन कहते हैं ना, मल्टी वाइटामिन वगैरह जो हम बात करते हैं, तो लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज ऑफ वाइटामिन, वाइटामिन की स्टोरेज में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, लाइक वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के, वाइटामिन बी। इन वाइटामिन की स्टोरेज में लीवर जो है वो क्या करता है, बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वाइटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वाइटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वाइटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वाइटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून को जमने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसी तरीके से वाइटामिन बी भी जो है हमारे ब्लड के लिए, हमारे खून के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इन वाइटामिन को लीवर क्या करता है, स्टोर करता है। इसी तरीके से लीवर का जो तीसरा काम है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आपको ब्लड याद हो, हमारा जो ब्लड है ना, उसका जो है वो 45% हिस्सा जो है वो ब्लड सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स वगैरह शामिल है। जबकि 55% हमारा जो ब्लड है, 55% ब्लड जो है ये प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। हमारे खून का 55% हिस्सा जो है, हमारे खून का जो 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। और उस प्लाज्मा के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, उस प्लाज्मा का 90% हिस्सा तो पानी होता है, लेकिन उस पानी के अलावा जो इसमें होते हैं वो बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सरे फेरिस जो है वो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है,
फिर इसके बाद जो होता है वो ग्लोबुलिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने कहा लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन ग्लोबुलिन। लीवर जो होता है इन प्लाज्मा के अंदर, खून के अंदर जो प्लाज्मा है ना, उस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, लीवर क्या करता है, उस प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि एल्बुमिन, जैसे कि ग्लोबुलिन। ये तीसरा फंक्शन था हमारे पास लीवर का। चौथा फंक्शन जो है हमारे पास जो लीवर का है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो खून को जमने में मदद देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो खून को क्या करते हैं, खून को जमने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्लोटिंग फैक्टर बनाने में, क्लोटिंग फैक्टर बनाने में लीवर क्या कर रहा होता है, बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिसको लीवर की कोई बीमारी होती है ना, जिसको लीवर की कोई बीमारी होती है ना, तो अक्सर उनको खून की उल्टियाँ आती हैं। अक्सर उनके जो है वो यूरिन में ब्लड आ सकता है, इसी तरीके से स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा होता है। तो अक्सर क्या होता है, उनका लीवर जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर सही तरीके से नहीं बना रहा होता, और लीवर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर सही तरीके से नहीं बनाता, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उनके वॉमिटिंग वगैरह में या बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या आना शुरू जाते हैं, ब्लड आना शुरू जाता है। तो लीवर जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर, वो प्रोटीन बनाने में मदद देता है जो खून को जमने में मदद देते हैं। नंबर 5, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन की अगर सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, द कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। हार्मफुल चीजें है ना, जो नुकसानदेह चीजें, उनको हार्मलेस में कन्वर्ट करना, हार्मफुल चीजों को हार्मलेस के अंदर कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। और लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्या करता है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जब भी अल्लाह ना करे अगर कोई खुदकुशी करने की कोशिश करे, या गलती से कोई जहरीली चीज़ जो है वो क्या हो जाए, कोई जहरीली चीज़ अगर पी ले, खा ले, तो उसके जहर के असर को, उसके जहर के असर को कम करने में लीवर जो होता है वो अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर जहर की मिकदार अगर ज़्यादा इंटेक कर ली गई, जहर की मिकदार अगर ज़्यादा पी ली गई, तो क्या होगा, लीवर फेल हो जाएगा। लीवर क्या होगा, काम करना छोड़ देगा, लीवर शहादत नोश कर जाएगा, लीवर फेलियर में चला जाएगा। तो हमने कहा कि लीवर जो होता है अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है जो हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस में कन्वर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर क्या करता है, लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का क्या करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। मतलब जहरीली चीज़ें जो है ना, जहरीली चीज़ें जो होती हैं उसको क्या करता है, हार्मलेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल की हमने यहाँ बात की, एग्जाम्पल में इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पर हमारे जिसम में जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारे जिसम में जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जहरीला है हमारे जिसम के लिए। तो लीवर क्या करता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर जाकर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ना पानी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, ना ऑक्सीजन हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह। इसी तरीके से छठा फंक्शन जो लीवर का है वो क्या है, थर्मोरेगुलेशन है। लीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन ड्यू टू इट्स इफिशिएंट ब्लड सप्लाई। लीवर जो होता है वो थर्मोरेगुलेशन में क्या करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इस अहम किरदार की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, इसकी इफिशिएंट ब्लड सप्लाई है। आप में से किसी ने अगर लीवर को देखा होगा ना, कलेजी, बकराईद में जब कुर्बानी होती है ना, बकराईद में जब कुर्बानी होती है तो उसमें आपने गाय बकरों की जो कलेजी देखी होगी, पूरी खून खून वाली होती है, पूरा रेड रेड होता है, इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है इसकी। तो हमने कहा इसकी इफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, थर्मो रेगुलेशन जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो उसमें ब्लड सप्लाई स्किन की कम हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इसी कैसे हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं उसमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो लीवर जो होता है वो अपनी इफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से थर्मोरेगुलेशन में भी क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन विच प्ले रोल इन द ट्रांसफर ऑफ लिपिड इन द ब्लड। लीवर जो होता है ना, लाइपोप्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लाइपोप्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो कि लिपिड और प्रोटीन के मिलने की वजह से बनता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन के कंबाइन होने की वजह से क्या होता है, ये बनता है। और इस लाइपोप्रोटीन का जो अहम किरदार है ना, वो क्या है, लिपिड को, लाइपोप्रोटीन का जो अहम किरदार है वो क्या है, लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह, लाइपोप्रोटीन का जो काम है वो क्या है, लिपिड को, चिकनाहट वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ट्रांसफर करना है ब्लड में। तो हमने कहा विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ लिपिड इन द ब्लड, ये चिकनाहट वाली चीजों को खून में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। नंबर 8, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड रिमूव एक्सेस ऑफ इट। हमारे जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हमारे जो जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये विटामिन डी बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये विटामिन D3 बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है जब सनलाइट जो होती है हमारी स्किन पर अप्लाई होती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, अगर ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे हार्ट के लिए क्या होता है, नुकसानदेह भी होता है। तो अल्लाह ताला ने देखो कितना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है, वो क्या बनाया है, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनाने में अहम किरदार अदा करता है, एंड रिमूव एक्सेस ऑफ इट। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये लीवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में भी लीवर जो होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से नंबर 9 फंक्शन से पहले मैं चाहूंगा कि फंक्शन नंबर 10 समझा दो, क्योंकि नंबर फंक्शन 9 जो है ना, ये पूरा एक अलग से सवाल है ना, यूरिया साइकिल वाला। तो मैं पहले फंक्शन 10 जो है वो आपको समझा देता हूँ, फिर यूरिया साइकिल पे हम फोकस करते हैं। तो ये फंक्शन नंबर 10 है ना, ये पहले समझ लेते हैं, फिर 9 पे चले जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, लीवर जो होता है वो बाइल की प्रोडक्शन में क्या करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। द सिक्रीशन ऑफ लीवर, द सिक्रीशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल। लीवर जो भी सिक्रीट करता है ना, लीवर जो भी सिक्रीट करता है वो क्या कहलाता है, बाइल कहलाता है, या बाइल जूस कहलाता है। अब इस बाइल की कंपोजिशन की हम बात करते हैं, तो बाइल के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, और दूसरे होते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट्स वो होते हैं जो कंपाउंड होते हैं ना। बाइल मींस, देखो डेफिनेशन लिखी है ना, द सिक्रीशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल। नुमान खान, सिक्रीशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल। लीवर जो भी सिक्रीट करता, लीवर जो भी सिक्रीट करता है उसे क्या कहते हैं, बाइल। और बाइल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बाइल का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। और येलोइश की वजह क्या है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से। ये बाइल पिगमेंट्स है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये क्या है, बाइल पिगमेंट्स है। बिलीरुबिन येलो कलर का है और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और ये बिलीवर्डिन भी बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में। आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस? अगर इस वक्त जो लाइव सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं, आप में से अगर किसी को जॉन्डिस हुआ हो या कभी सुना हो, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, अच्छी सी गारी उर्दू में कहते हैं यरकान, या जैसे आम उर्दू में कुछ लोग पीलिया भी कहते हैं, पीलिया कहते हैं, या अच्छी उर्दू के अंदर उसे कहते हैं यरकान, और मेडिकल की जबान में हम कहते हैं जॉन्डिस। कभी सुना है जॉन्डिस में आंखें पीली पीली हो जाती है, हाथ पीले पीले हो जाते हैं, कभी नोट किया हो, जबान का जो हिस्सा होता है येलो येलो, पेशेंट जो होगा ना, मरीज जो होगा वो पूरा पीला पीला होगा, शायद आप में से किसी ने देखा हो। तो आज ही क्या करना, जॉन्डिस लिखना। देखो अभी लेक्चर खत्म हो ना, तो गूगल पर जाकर क्या करना, जॉन्डिस लिखना। एक मिनट, स्पेलिंग सॉरी, जॉन्डिस लिखना और गूगल इमेज में जाना, तो जॉन्डिस वाले पेशेंट की तस्वीर बनी हुई आ जाएगी। याद रखना, सुनी हुई चीजें इंसान भूल जाता है, देखी हुई चीजें इंसान हमेशा याद रखता है। जॉन्डिस, आज के इस लेक्चर के बाद तुम गूगल पे जाकर क्या करोगे, गूगल में जाकर क्या करोगे, सर्च में लिखोगे ना जॉन्डिस, तो एक पेशेंट बना हुआ आ जाएगा, वो पूरा पीला पीला होगा, आंखें उसकी जो होंगी, आंखों का जो सफेद वाला हिस्सा होगा वो पीला पीला होगा, स्किन उसकी पीले पीली हो रही होगी, वो जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस के अंदर बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
जॉन्डिस के अंदर क्या है, बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है खून के अंदर, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे जिस्म को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी वजह से क्या हो जाए, किसी वजह से अगर प्रॉब्लम हो जाए तो बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के साथ साथ बाइल सोल्ट होता है बाइल जूस के अंदर। और बाइल सोल्ट कौन कौन से हैं, ये एप्टीट्यूड में पूछा भी जाता है। सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा है सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये दोनों क्या हैं, बाइल सोल्ट है। अब देखो नोट करके इनसे पहले, बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का मतलब है कि जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, लिहाजा इनको जिस्म से बाहर खारिज हो जाना चाहिए। वाइल बाइल सॉल्ट्स आर यूज इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जबकि बाइल सॉल्ट है ना, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये चिकनाहट वाली चीज़ों को हजम करने में मदद देते हैं। चिकनाहट वाली चीज़ों को हजम करने में क्या करते हैं, ये बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो मददगार होते हैं। अगर ये बाइल सॉल्ट नहीं होंगे तो चिकनाहट वाली जो चीज़ें होंगी, पराठे, ये जो चीज़ें होती है ना, ये फ्राई वाली चीज़ें जो होती हैं वो हम अच्छी तरीके से हजम नहीं कर सकते। ये बाइल सॉल्ट की मेहरबानी होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनको हजम कर सकते हैं। साथ ही साथ बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट के अलावा म्यूकस होता है। चिकनाहट वाले म्यूकस कहते हैं, जो सलाइवा टाइप की जो चीज़ होती है ना, उसे कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का भी क्या होता है, केमिकल होता है। दिस इज द फंक्शन नंबर 10 ऑफ द लीवर। ये 10वां फंक्शन था लीवर का। अब हम आ जाते हैं फंक्शन नंबर 9 की तरफ। फंक्शन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूँ लीवर के, तो उसमें हमारे पास है नंबर 9, डीअमाइनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। लीवर जो होता है वो डीअमाइनेशन का काम करता है और यूरिया बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सिंथेसाइज यूरिया विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। भाई हम गोश्त वाली चीज़ें खाते हैं ना, गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, दाल खाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन जब भी टूटता है, प्रोटीन जब भी टूटता है क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा। और लीवर क्या करता है, डी अमाइनेशन करवाता है। ये अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला, ये अमाइनो एसिड का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। और ये क्या कर रहा होता है, ये क्या करता है, ओके देखो बाइल का जो कलर होता है, गौर से सुनिएगा, बाइल का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। क्या होता है, येलोइश होता है। और जब इस बाइल को, गौर से सुनिएगा, अब ये कलर पूछा है ना, बाइल का कलर येलो होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो ना, जब ये बात मैंने किताब में सुनी थी तो मैं क्या करता था, बकराईद में गाय बकरों का जो पित्ता था ना, आपने देखा होगा कसाई जो होता है उसको अलग से दूर फेंक देता है, क्योंकि ये इतना कड़वा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से कि अगर ये गोश्त में शामिल हो जाए ना, हमारा पूरा गोश्त कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए गोल ब्लैडर को वो अक्सर अलग से काट कर क्या कर देता है, दूर फेंक देता है, क्योंकि इसमें इतना सारा बाइल क्या होता है, स्टोर होता है। तो आपको क्या करना होगा, वो बाइल होगा ना, उसको गुब्बारे की तरह अपने पाँव से फोड़ना होगा। बकराईद में आप जो है वो ये पित्ता जो होता है कलेजी से क्या करता है, वो अलग करता है। तो उसको क्या करना होगा, आप इसको क्या करेंगे, पित्ते को क्या करोगे, अलग से क्या करोगे आप, जो फेंकेगा ना तो उसको गुब्बारे से क्या, गुब्बारे की तरह इसको क्या करोगे, पाँव से फोड़ोगे। तो उससे क्या निकलेगा, येलोइश कलर की क्या होगी, सिक्रीशन निकलेगी। और वो आपको सेकंडों में आपकी आंखों के सामने, सेकंडों में आपकी आंखों के सामने जो है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीनिश होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए आपसे जो है वो बाइल का कलर पूछा जाए तो येलोइश ग्रीन, या आप येलोइश पे ज्यादा फोकस करोगे, येलोइश ग्रीन हो तो इज द बेस्ट आंसर। अगर सिर्फ येलो का ऑप्शन है और ग्रीन का ऑप्शन है तो आप येलो को जो है वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इसी तरीके से यहां अगर हम बात करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड है, ये जनरल फॉर्मूला है। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। लीवर क्या करता है, इस अमाइनो एसिड से, लीवर क्या करता है, इस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप क्या कर देता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब देखो ये अलग हो गया, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम हो रहा होता है। अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ क्या किया है, डबल बॉन्ड बना लिया। और ये अमाइनो ग्रुप जो है वो अमोनिया की शक्ल में क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ये अमोनिया जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। तो अल्लाह ताला ने डीअमाइनेशन के बाद हमारे लीवर के अंदर एक प्रोसेस रखा हुआ है, वो है यूरिया साइकिल।
हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ वो क्या है, यूरिया साइकिल। और याद रहे पेपर में 2 नंबर में सिर्फ यूरिया साइकिल का चार्ट बनाने को 2 से 3 बार आया। अगर 10 ईयर आप उठाओगे ना तो उसमें बाकायदा आया हुआ है कि ड्रॉ द चार्ट ऑफ यूरिया साइकिल। पेपर में अगर आप 10 ईयर उठाओगे, एक मिनट कैमरा में थोड़ा फोकस करता हूँ, ओके। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पेपर में, गौर से सुनिएगा, आपके पास जो है वो ड्रॉ द चार्ट ऑफ यूरिया साइकिल करके सवाल जो है वो 10 ईयर में आपके पास जो है वो तकरीबन 10 सालों में 3 से 4 बार लाजमी आया हुआ है। तो आपने पूरी यूरिया साइकिल डिटेल में लिख कर नहीं आनी, 2 नंबर का सवाल है, सिंपल ये चार्ट जो बना वो बनाना है। अब देखो होता क्या है, यूरिया साइकिल के 3 स्टेप है। यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। अगर सवाल को घुमा दिया जाए तो परेशान नहीं होना, यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन भी क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। अब देखो ये अमोनिया जो था ना हाईली टॉक्सिक था। अमोनिया क्या था, हाईली टॉक्सिक था ना। अमोनिया क्या होता है, लीवर में ऑर्निथीन नाम के एक केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है। अमोनिया जो खून में रिलीज हुआ ना ये लीवर में चले जाता है। लीवर में ऑर्निथीन नाम के केमिकल के साथ क्या होता है, ये मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में साथ ही साथ क्या होता है, पानी रिलीज होता है। देखो चीजें जब मिलती है ना पानी रिलीज होता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन में मुख्तलिफ केमिकल आपस में जुड़ते हैं और पानी क्या होता है, रिमूव होता है। तो हमने कहा इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल अमोनिया कंबाइंस विद ऑर्निथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अमोनिया ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होता है और ये कौन सा केमिकल बना देता है, सिट्रुलिन नाम का केमिकल बनाता है। अब ये सिट्रुलिन जो होता है एक और अमोनिया के साथ जुड़ जाता है। सिट्रुलिन एक और अमोनिया के साथ जुड़ता है और आपको मालूम है कंडेंसेशन हो रही है तभी पानी का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो सिट्रुलिन एक और अमोनिया के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन का क्या होता है, ये एक केमिकल बना देता है। और फिर इस आर्जिनिन की क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। क्या होती है, आर्जिनिन की क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, H2O ऐड होता है। कंडेंसेशन में रिमूव होता है, 2 चीजें जुड़ जाती हैं। हाइड्रोलाइसिस में पानी ऐड होता है और वो चीज क्या हो जाती है, टूट जाती है। जिसमें क्या हो रहा है, पानी ऐड होता है, आर्जिनिन टूट जाता है यूरिया में और ऑर्निथीन के अंदर जाकर क्या होता है, टूटता है। यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये यूरिया बना। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, लिहाजा ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जबकि ऑर्निथीन दोबारा से साइकिल में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो फिर से एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं, ऑर्निथीन अमोनिया के साथ मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, साथ ही साथ बन रहा है सिट्रुलिन, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। सिट्रुलिन के साथ अमोनिया क्या हो रहा है, जुड़ता है, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। और ये आर्जिनिन की क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, पानी इसमें शामिल होता है और आर्जिनिन टूट जाता है ऑर्निथीन में और यूरिया में। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लिहाजा बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है और ऑर्निथीन दोबारा से इस साइकिल का हिस्सा बनता है। तो 2 नंबर में आपके पास ड्रॉ द चार्ट ऑफ यूरिया साइकिल आता है। तो सिर्फ चार्ट बनाना है, लिख कर नहीं आना। लेकिन अगर ये बाकायदा बड़े सवाल बनकर आ जाए तो फिर आपको लिखना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास अगर लिखने को आ जाए तो आपने क्या करना होगा, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल, इसे अपने अल्फाजों में लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, कंडेंसेशन ऑफ ऑर्निथीन एंड अमोनिया। ऑर्निथीन और अमोनिया आपस में जुड़े थे ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस स्टेप कंडेंसेशन ऑफ ऑर्निथीन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन। वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया था। देखो ये स्टूडेंट अपने अल्फाजों में लिखा हुआ भाई। फिर कंडेंसेशन ऑफ सिट्रुलिन और अमोनिया हुई थी। इन दिस स्टेप कंडेंसेशन ऑफ सिट्रुलिन एंड अमोनिया टेक प्लेस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव, इट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन। फिर आर्जिनिन की क्या हुई थी, हाइड्रोलाइसिस हुई थी। इन दिस स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ आर्जिनिन विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन। इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वो टूट जाता है यूरिया में और ऑर्निथीन में। यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, लिहाजा इसे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। एंड ऑर्निथीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द नेक्स्ट साइकिल। ऑर्निथीन जो होता है वो दोबारा से साइक्लिक प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। तो यहां जाके हमारे पास फंक्शन ऑफ लीवर जो है वो मुकम्मल हुआ। अब गौर से सुनो, पेपर में 2 नंबर में भी आ चुका है लीवर का सवाल। अब मैंने आपको लीवर का इतना लॉन्ग सवाल करवा दिया, इतना लेंदी, तो आपने जितनी भी हेडिंगें करवाई ना सबके बारे में एक एक लाइन लिख कर आनी। 10 फंक्शन थे ना, 10 फंक्शन के बारे में 2 नंबर में अगर लीवर का सवाल आता है पेपर में, होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, तो आपने जो 10 हेडिंगें थी ना
10 हेडिंगों को एक एक लाइन में लिख देना। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज, एक फंक्शन हो गया। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ विटामिन, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। तमाम हेडिंगों को एक एक लाइन में लिख कर आना और एक ही पेज में जाकर समेट देना है। बेवकूफों की तरह ये पूरा लॉन्ग सवाल करने की जरूरत नहीं है। यह मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, सवाल जिस तरीके से पूछा जाए वो करना है। अब आते हैं रेड स्पॉट, याद रखिएगा। रेड स्पॉट ए लेवल आपके सामने देखो, मैं यहां रख रहा हूं बुक, ये आपके सामने जो है ये रेड स्पॉट ए लेवल की बुक के हम 2 से 3 एमसीक्यू यहां क्या करते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम रेड स्पॉट, अब तक का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जो है वो रेड स्पॉट ए लेवल का हम 1-2 सवाल हम देखते हैं। तो रेड स्पॉट के लिए मुझे थोड़ा सा फोकस करना होगा। नंबर 7 की हम बात करते हैं। ए लेवल की बुक है रेड स्पॉट, जो कि सबसे खतरनाक बुक समझी जाती है एप्टीट्यूड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 7, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन देयर इज, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन देयर इज A. Increase uptake of glucose by muscle, decrease uptake of glucose by cell, the presence of glucose in the urine, deposition of fat in blood vessel. इस सवाल में पूछा जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन दिया, इंसुलिन की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है। ए में कहा जा रहा है इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल, मसल जो होते हैं वो ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, अपटेक करते हैं। बी में कहा जा रहा है डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करते। सी में कहा जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। डी में कहा जा रहा है डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल, चिकनाहट जो होती है वो ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, जमा होना शुरू जाती है। तो इस एमसीक्यू का देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देते हैं। तो बहुत से बच्चों ने जिन्होंने ए कहा है वो उनका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल। अगर आपको आज के लेक्चर को अगर गौर से सुना हो तो मैंने कहा था कि जब भी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लाइकोजेन लीवर के अंदर भी स्टोर होता है, और ये ग्लाइकोजेन जो है वो मसल के अंदर भी क्या होता है, स्टोर होने की सलाहियत रखता है, ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रेड स्पॉट ए लेवल के इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है। आइए रेड स्पॉट के एक और सवाल की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। रेड स्पॉट के एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं जो मैंने यहां मार्क करके रखा हुआ है। चले भाई, विच होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर इज कंट्रोल एंड मॉनिटर्ड इन द पेंक्रियास। लीवर का कौन सा होम्योस्टेटिक फंक्शन है, आज पढ़ा था ना, जो कि पेंक्रियास कंट्रोल करता और मॉनिटर करता है। ए में कहा जा रहा है डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बी में कहा जा रहा है रिलीज ऑफ ग्लूकोज, सी में कहा जा रहा है रिलीज ऑफ आयरन, डी में कहा जा रहा है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। इनमें से कौन सा होम्योस्टेटिक फंक्शन है लीवर का, इनमें से कौन सा होम्योस्टेटिक फंक्शन है लीवर का जो पेंक्रियास कंट्रोल भी करता है और पेंक्रियास से मॉनिटर भी करता है। तो फरहान नकवी ने इस वक्त इस एमसीक्यू का कहा है बी, उमेमा ने बी, इसरा ने बी, हानिया ने सी कहा है, वकार ने डी कहा है, तनवीर ने बी, शुएब मलिक ने बी, मारिया सुमरो ने भी जो है इस एमसीक्यू का आंसर जो दिया है वो बी दिया है, और बी वाले मुबारक हो, तुम लोगों का आंसर करेक्ट है। रिलीज ऑफ ग्लूकोज, याद है ना भाई, पेंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन भी रिलीज करता है, पेंक्रियास जो है वो ग्लूकागोन भी रिलीज करता है। तो लेट आने वाले बच्चे लेक्चर को गौर से सुनिएगा, ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों कौन रिलीज करता है, पेंक्रियास रिलीज करता है। ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो कम करता है, कम होता है तो हाई करता है। कैसे करता है तो वो लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था। चले भाई, आज के इस लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू देखते हैं कौन बताता है। रेड स्पॉट ए लेवल का ये एमसीक्यू है। होम्योस्टेसिस in a mammal is defined as the maintenance of a constant internal environment providing a degree of independence from the external environment, b constant internal environment resulting in the complete dependence on the external environment, c variable internal environment resulting from a variable external environment, D. Constant internal and external environment resulting from temperature fluctuation। देखते हैं इस एमसीक्यू का कौन करेक्ट आंसर देता है। इसमें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पूछी गई है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है।
तो यामीन कुरैशी ने इस एमसीक्यू का 12 का ए कहा है, हानिया ने बी कहा है, शोजेब ने ए कहा है। देखते हैं। शिजा जो है वो ए लेवल की स्टूडेंट है, हमारे इंटर बोर्ड की नहीं है। ये दुबई से बराह रास्त जो हमें देख रही होती हैं, ये बेसिकली ए लेवल की ही स्टूडेंट है। तो उन्होंने ए कहा है, सना ने बी, डी फॉर डॉक्टर कहा है, अलीशा तनवीर ने बी कहा, यो अल्लाह सबके अलग। भाई देखो, एक बात तो तय हो गई कि होम्योस्टेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपको लेक्चर की शुरुआत याद हो तो इसमें एमसीक्यू नंबर सी तो मैंने काट दिया, वेरिएबल इंटरनल एनवायरनमेंट तो होता नहीं है, हट गया। अब फैसला हमें करना है ए बी और डी में, ए बी और डी में हमें करना है। ये कह रहा है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होते। इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं ना होम्योस्टेसिस इन मेन को, अगर हम फोकस करते हैं, मेमल्स की बात करते हैं, मेमल्स की, मेमन नहीं, मेमन की हम बात नहीं कर रहे भाई, गौर से सुनो बच्चे, मेमन समझे, मेमल्स। मेमल्स जो थे, मुझे अगर आपको याद हो, टाइप्स ऑफ, गौर से सुनिएगा, सना आपने भी गलत दिया था, गौर से सुनो। मेमल्स किस कैटेगरी में आ रहे थे? होम्योथर्म्स थे या पोइक्यूलोथर्म्स थे? अगर आपको याद हो, जानदारों की मैंने पूरी क्लासिफिकेशन करवाई थी ना, जिसमें एक्टोथर्म, एंडोथर्म। तो एक्टोथर्म जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। मेमल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होते। न्यू क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो नहीं करते। तो यहाँ अगर 12 की अगर मैं बात करूँ, 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं, प्रोवाइडिंग अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करते। इसी तरीके से इसमें क्या है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तो डिपेंड नहीं होते। अगर आपको याद हो, होम्यो और इसको छोड़ो, नालाई को न्यू क्लासिफिकेशन की बात करो। ये तो होम्यो और ये पोइकिलोथर्म्स तो ओल्ड क्लासिफिकेशन है। न्यू क्लासिफिकेशन तुम लोगों को रिवाइज होनी चाहिए कि ये जो है वो एंडोथर्म में आते हैं। तो एंडोथर्म जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करते। अगर ये इनवर्टिब्रेट्स या ये होते तो फिर ऑप्शन फिर अलग होता। इसी तरीके से यहां इसमें कह रहा है ओके, तो ये इसमें डिपेंडेंस कह रहा है, कंप्लीट डिपेंडेंस, तो ये तो हो नहीं सकता, बी अलग हो गया। अब डी की बात करते हैं, कांस्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ठेका हमने थोड़ी लिया हुआ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमारे इख्तियार में है भी नहीं। तो डी खुद ब खुद हट गया। तो इसका 12 का जो एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब देखो कितना फायदा हो रहा है इंटर लेवल पर। अभी तुम लोग इंटर में हो और इंटर लेवल पर रेड स्पॉट जैसे बुक, जो कि ए लेवल की खतरनाक बुक समझी जाती है, रोज इसके दो तीन लेक्चर के अंदर अगर आप सीखते जाओगे तो सोचो फाइनल एप्टीट्यूड लेवल पर तुम्हारा लेवल कितना अच्छा होगा। फाइनल एप्टीट्यूड लेवल पर एक थ्योरी को अच्छा सा पढ़ते हो, फिर उसके रेड स्पॉट जैसे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू अगर हम डिस्कस करते हैं, उस लेवल तक पहुंचोगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल जिन बच्चों ने, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एमसीक्यू में बहुत ज़बरदस्त स्कोर जो है वो किया हुआ है, 170 175, सारे हमारे व्यूअर्स हैं, इनके मैसेज तक आए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो स्कोर होगा वो अगले साल अगर दिल लगाकर पढ़ोगे तो बहुत ज़बरदस्त। देखो शाहजेब का इस वक्त 150 स्कोर इस साल आया है ना, इंशाल्लाह जो अगले साल, जो पूरा साल जो रोज लाइव लेक्चर लेते रहेंगे ना, क्योंकि लाइव लेक्चर की जो शुरुआत है वो तो मैंने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही की थी, रमज़ान से की थी। रमज़ान से पहले तो मुझे लाइव का कुछ आइडिया भी नहीं था। तो जो पूरा साल इंशाल्लाह डेली बेसिस पर रेगुलर अगर लाइव लेते रहेंगे और रोज़ इसको रिवाइज भी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो फाइनल पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा? अगर आप में से कोई फीडबैक देना चाहता हो तो जल्दी से मुझे बताएं, और कमेंट में आप आज का लाइव सेशन कैसा रहा कमेंट में अपना फीडबैक दें। और याद रहे आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें, और हमारे सदका जारिया में हमारा हिस्सा बने। फातिमा रशीद कह रही है कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सब लेक्चर पोस्ट करते हैं, और फातिमा ने कहा और मैंने कर भी दिया। बेटा इट्स नॉट अ जॉब, इतनी मेहनत होती है इसलिए एक एक लेक्चर में, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर पोस्ट करते हैं। आपने कह दिया और मैंने पूरी बुक के लेक्चर अपलोड भी कर दिए। इट्स नॉट अ जॉब, इसमें 6-6 महीने लगते हैं पूरे पूरे कोर्स करवाने में। इसमें 6-6 महीनों की मेहनत होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे होते हो, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हमारी।
तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।